पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है हमारा रियल नंबर्स है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए हम उनका अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है? पहला तो हमने देखा था संख्या रेखा, यानी कि नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा पर संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। हमने इसमें मेनली 3 तरह की संख्या रेखाएं देखी थी, या फिर 3 तरह की संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया था। पहली तो थी हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है यह देखा था हमने। दूसरा हमने देखा था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वह देखा था हमने। और तीसरा हमने देखा था इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों को किस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। यह हमने 3 चीजें पिछली क्लास में अच्छे से देखी थी। और हमने यह भी देखा था कि संख्या रेखा के बाएं तरफ जाने पे हमारी जो संख्याएं हैं वह घटती हैं। बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड जाने पे हमारी संख्याएं क्या होती हैं? छोटी होती जाती हैं या फिर घटती जाती हैं। और राइट साइड यानी कि दाईं तरफ जाने पे हमारी जो संख्याएं हैं वह बढ़ती जाती हैं, यानी कि जो हमारी संख्याएं हैं वह बड़ी होती जाती है, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो ये सभी डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। तो चलिए अभी इसी पे आधारित आपको एक क्वेश्चन करना है। रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्या रेखा पर एक किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। हमें क्या बताना है? जो 1 है वह किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करेगा। एक किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, आंसर सभी बच्चों को करना है। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे आंसर करने का। जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया भी था। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करें। हमें नीचे एक नंबर लाइन दी गई है या फिर एक संख्या रेखा दी गई है, उसमें कुछ संख्याएं मिसिंग है या फिर कुछ संख्याएं हमें नहीं दी गई हैं। तो हमें बताना है जो एक है वह किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। काफी कम बच्चों का आंसर आया है अभी तक, यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए जो भी बच्चा आंसर नहीं करेगा उसका मैं फिर क्लास में नाम लूंगा। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया गया था, इसलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, टाइम हो गया है वैसे, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। हमें क्या बताना है कि संख्या रेखा पर जो एक है वह किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि जो एक है वह किन 2 संख्याओं के बीच स्थित है, हमें यह बताना है। नीचे हमें संख्या रेखा दी गई है और अगर नहीं भी दी गई होती तो हम बना लेते। तो देखिए हमें 0 दिखाया गया है। 0 के बाद हम देखते हैं एक पॉइंट है जो कि खाली छोड़ा गया है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट है, उस पर 2 लिखा गया है। तो हम जानते हैं 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है। 1 के बाद कितना आता है? 2 आता है। फिर 2 के बाद अगर मैं और लिखूं तो ये पॉइंट पे क्या आएगा? 3 आएगा। फिर 3 के बाद अगर मैं चलूं तो इस पॉइंट पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समान दूरी पर हम अंकों को प्रदर्शित कर सकते हैं।
हमने संख्या रेखा पर देखा भी था। और हमने यह भी देखा था कि यह जो यूनिट डिस्टेंस होती है या फिर यह जो डिस्टेंस होती है दो क्रमागत संख्याओं के बीच में, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई मात्रक दूरी, या फिर इंग्लिश में हम यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना है, एक जो है वह किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा। तो एक हमारा कहाँ है, एक हमारा ये है, और यह किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है, इसके लेफ्ट साइड में 0 है और राइट साइड में 2 है। तो एक किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा, 0 और 2 के बीच में। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 0 एंड 2 विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। अभी हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे कि क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन। और जो गुणनखंड निकल के आएंगे, हमने पिछली क्लास में इसकी कुछ चर्चा कर ली थी कि अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है। तो चलिए इसे आगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यदि एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जाए तो जो अभाज्य संख्याएं हैं वह दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अच्छा, उदाहरण से समझते हैं। हमने पिछली क्लास में एक उदाहरण लिया था 6। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं देखिए 1 गुणा 6 भी लिख सकता हूँ, 6 को मैं 6 गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, और 6 को मैं 2 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ। अभी मुझे पता लगाना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन से ही रटने की जरूरत नहीं है, आप इसकी डेफिनेशन या फिर इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। ऐसे खंड, किसी भी संख्या के ऐसे खंड या फिर ऐसे छोटे पार्ट जो कि अभाज्य हो तथा उनका गुणा करने पे, गुणन लिखा है, तथा उनका गुणा करने पे हमें मेन संख्या प्राप्त हो जाए। किसी भी संख्या के ऐसे छोटे अभाज्य खंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स जिनका गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 6 है, 6 को मैंने 3 तरीके से लिखा, 1 गुणा 6, 6 गुणा 1 और 2 गुणा 3। अभी मुझे देखना है कि आखिर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता हूं मैं 1 गुणा 6 पर। तो हम देखेंगे, हमने अभाज्य संख्याओं में या फिर प्राइम नंबर्स में देखा था कि एक हमारा जो होता है वह प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो इसलिए एक तो प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही 6 हमारा प्राइम नंबर होता है। तो इसलिए 1 और 6 दोनों ही हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं है। या फिर अगर कोई एक भी संख्या हमारी अभाज्य नहीं होती तो हम कह सकते थे कि यह अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, क्योंकि हमारी संख्याएं ही अभाज्य नहीं है। हमने जो खंड किए हैं हमारी संख्या के यानी कि 6 के, वो खंड हमारे अभाज्य यानी कि प्राइम नहीं है। तो इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होंगे। सेम इसी प्रकार से बातें हैं 6 गुणा 1 पे। तो देखिए 6 भी यहाँ पे अभाज्य नहीं है और 1 भी अभाज्य नहीं है, तो इसलिए यह भी हमारे अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। फिर हम आते हैं 2 गुणा 3 पे। तो देखिए 2 भी हम जानते हैं एक अभाज्य संख्या होती है, और 3 भी हमारी एक अभाज्य संख्या ही होती है। और इनको गुणा करने पे, 2 गुणा 3 करने पे हमें मेन संख्या 6 ही प्राप्त होती है। तो इसमें हमारी डेफिनेशन या फिर परिभाषा बिल्कुल फिट बैठ रही है कि ऐसे खंड जो कि अभाज्य हो तथा उनका गुणा करने पे हमें मेन संख्या ही प्राप्त हो जाए, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं यानी कि प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 2 गुणा 3 हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे हो गए हैं प्राइम फैक्टर्स। चलिए सभी बच्चे अभी कमेंट करके बताएंगे क्या आपको प्राइम फैक्टर समझ में आए या नहीं आए। वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे। पिछली क्लास में भी हमने चर्चा कर ली थी और ये जस्ट आपको रिवीजन के तौर पे बताया गया है। जल्दी से चलिए, अच्छा आप कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे, एक सेकंड आपको वेट करना है। पिछली क्लास में भी आप काफी चर्चा हुई थी इसके बारे में। चलिए अभी आप कमेंट करके बताइए क्या आपको अभाज्य गुणनखंड क्लियर है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अच्छा, शमशेर सिंह की आईडी से जो भी स्टूडेंट है उन्होंने वाई एन लिखा है, तो या तो वाई लिखिए या एन लिखिए। शमशेर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है,
ठीक है, समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी हमने देखे हैं कि प्राइम फैक्टर्स आखिर होते क्या हैं। अभी हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स को निकाला कैसे जाता है, प्राइम फैक्टर्स को निकालने की विधि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण में क्या पूछा गया है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो हमें 60 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 को लिखेंगे और इसमें इस प्रकार से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, लेकिन एक अभाज्य नहीं होती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 60 में। तो चलिए 2 का भाग देते हैं 60 में। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या भाग चला भी जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो देखिए, 60 हमारी एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, और हमने पढ़ा था कि सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है, वह हमारी सम संख्या या फिर इवन नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे 60 में। तो देखिए, 2 का भाग अगर मैं 60 में दूं तो 2 तिया 6 और 0 का 0 यहाँ पे, तो यह 30 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 30। फिर देखिए, 30 में फिर से मैं भाग दूंगा। 30 फिर से हमारी एक सम संख्या है, तो फिर से इसमें किसका, 2 का ही भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग 30 में दूंगा तो 15 दूना 30 होता है, यानी कि यह भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो अब मैं 15 में भाग दूंगा। तो 15 में देखिए, 1 का भाग तो नहीं दे सकता क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 2 का भाग भी नहीं जाएगा। 2 का भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार जो संख्या है वह विषम संख्या है, और विषम संख्या में हम 2 का भाग पूरा पूरा नहीं दे सकते हैं। इसलिए अभी मैं देखता हूं क्या मैं 3 का भाग दे सकता हूं। तो मैं जानता हूं 3 पंज 15 होते हैं, तो बिल्कुल मैं 3 का भाग इसमें दे सकता हूं 5 बार। अब चलिए, हमारा आया है 5, तो 5 में भाग देंगे कोई एक छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का। तो 1 का तो दे ही नहीं सकते, एक अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। 2 का दे के देखते हैं तो 2 का भी भाग नहीं जाएगा। 3 का दे के देखते हैं, 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 4 फिर से हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। फिर हम भाग देंगे अभी 5 का, क्योंकि 5 हमारी एक अभाज्य संख्या होती है, तो मैं 5 का भाग 5 में दूंगा तो 1 आएगा। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर आखिर ऐसे हम कहां तक भाग देंगे। तो जब तक आपका भागफल 1 नहीं आ जाता, जब तक आपका भागफल 1 नहीं आ जाता है, तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमारा जो भागफल है वह 1 आ गया है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमें भाग नहीं देना है। अभी हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। जो यहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं, जो यहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं, वह सभी हमारी अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसका मतलब 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2,2,3,5। अच्छा देखिए, अब 2 तरह की चीजें होंगी। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड तो हमारे होंगे 2,3,5। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, या फिर इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखिए, प्राइम फैक्टर्स के, तो आप कैसे लिखेंगे, 60 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा, हमारा उत्तर तो क्या आ गया है, हमारा उत्तर तो यह आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या कह लीजिए 2 इंटू 3,5। ठीक है। अभी अगर मुझे क्रॉस वेरिफिकेशन करना हो, यानी कि मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है, तो मैं कैसे जांच करूंगा। मैं सबसे पहले तो यह देखूंगा क्या यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वह अभाज्य हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, और 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब सारे प्राइम नंबर्स तो हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं तो हैं। अभी मैं इनका गुणा करके देखूंगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन या फिर परिभाषा में होता है कि हमने जो खंड किए हैं, अभाज्य जो खंड किए हैं, उनका गुणा करने पे हमारी मेन संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इनका मैं गुणा करके देखता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए, 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है, 12 गुणा 5 60, यानी कि 60 होता है। तो इनका गुणा करने पर मुझे 60 है प्राप्त हो रहा है, जो कि मेरी मेन संख्या है।
इसका मतलब मेरा यह उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप अपनी उत्तर की जांच भी कर सकते हो। और ये जो पूरी विधि होती है, यह जो पूरी हमने विधि करके आपको दिखाई है, यह विधि आपकी कहलाती है अभाज्य गुणनखंडन विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यह आपको याद रखना है। और जो यह आपके खंड निकल के आए हैं या फिर जो फैक्टर्स निकल के आए हैं, उन्हें अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे अभी, क्या आपको प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड निकालने आए? अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से निकाला जाता है आपको समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। अच्छा देखिए, सभी बच्चे कमेंट जरूर किया कीजिए, आपको समझ में आए तो वाई लिखें, अगर नहीं आए तो एन लिखें। लेकिन आपको ईमानदारी से बताना है क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 60 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हैं? 60 के हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। चलिए, तो देखिए ये हमारी स्टेप्स दी हुई है, स्टेप्स वाइज हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने यही स्टेप्स को फॉलो किया है। सबसे पहली स्टेप क्या थी कि हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से भाग देंगे जब तक कि भागफल एक ना हो जाए। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया है। हमारा भागफल एक आ गया तो हमने जब तक एक नहीं आ गया तब तक भाग दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलिए, अभी हम करते, अच्छा अभी दो चीजें और सीखते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो है हमारे सार्वगुणनखंड, एक होते हैं हमारे सार्वगुणज। सार्वगुणनखंड को क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर्स। और सार्वगुणज को क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल्स। अभी हम देखते हैं कि सार्वगुणज क्या होते हैं या फिर कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कॉमन फैक्टर्स यानी कि वे फैक्टर्स जो कि कॉमन है, वे हमारे कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणज कहलाएंगे, सॉरी सार्वगुणनखंड कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आपको देखिए उदाहरण दिए गए हैं, 4 और 18 का हमें सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए सार्वगुणनखंड मैं किस प्रकार से ज्ञात करूंगा। सबसे पहले तो मैं 4 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करता हूं। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 का भाग दूंगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग दूंगा तो 1, क्योंकि भागफल 1 आ गया, इसका मतलब मैं भाग को अपने यहीं स्टॉप कर दूंगा। तो 4 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। अभी मैं किसके गुणनफल ज्ञात करूंगा या फिर किसके गुणनखंड ज्ञात करूंगा, 18 के। तो चलिए 18 यानी कि 18 के फैक्टर्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए 18 भी एक सम नंबर है यानी कि इवन नंबर है, तो मैं 2 से भाग दूंगा, 2 नम 18, फिर 3 से भाग दूंगा तो 3 तिया 9, और फिर से 3 से भाग दूंगा तो 3 एकम 3, क्योंकि फिर से भागफल 1 आ गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए हमने दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अभी अगर हमसे पूछा जाता है कि कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे या फिर सार्वगुणनखंड क्या होंगे, तो हम इनमें देखें। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है तो सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। नीला शर्मा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। नीला शर्मा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिए हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अभी हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स यानी कि सार्वगुणनखंड। तो जैसा कि मैंने बताया था, नाम से ही आपको पता लग रहा है, वह फैक्टर्स जो कि कॉमन है वह हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 में क्या है, 4 है 2 गुणा 2 और 18 है 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इन दोनों में संख्याओं में कौन से फैक्टर्स कॉमन है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है, तो दोनों ही संख्याओं में आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा सार्वगुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर क्या होगा, वह मेरा 2 होगा। 2 मेरा सार्वगुणनखंड होगा। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो लिखा हुआ है 1 और 2,
तो देखिए आपको लैंग्वेज या फिर भाषा पे ध्यान देना है। यदि आपसे पूछा जाता है अभाज्य सार्वगुणनखंड यानी कि प्राइम कॉमन फैक्टर्स, देखिए यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए अभाज्य सार्वगुणनखंड क्या होंगे, तो आपको पता है कि एक तो कभी भी अभाज्य नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में हम केवल और केवल दो लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि खाली सार्वगुणनखंड बताइए या फिर कॉमन फैक्टर्स बताइए, तो उस केस में हमें एक भी लिखना है, क्योंकि एक तो हमेशा ही कॉमन होता है या फिर सार्व होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अभाज्य सार्वगुणनखंड क्या होंगे, तो आप केवल अभाज्य गुणनखंडों बताएंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सार्वगुणनखंड बताइए, तो आप एक को भी लिखेंगे। ठीक है, यह आपको याद रखना है और आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप नाम के द्वारा याद रख सकते हैं कि वे फैक्टर्स जो कि क्या है, दोनों में ही कॉमन है। या फिर जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं, मान लीजिए यहाँ तो दो दी गई हैं, दो के जगह अगर तीन या चार भी दी गई होती, तो हम कोई ऐसा फैक्टर या ऐसी संख्या देखते जो कि सभी संख्याओं में कॉमन है या फिर उभयनिष्ठ है, तो वह हमारा सार्वगुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर कहलाता। ठीक है, चलिए जल्दी से अभी कमेंट करके बताएंगे क्या आपको कॉमन फैक्टर या फिर सार्वगुणनखंड क्लियर है। सार्वगुणनखंड आपको समझ में आया कि किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो यह तो हो गया हमारा सार्वगुणनखंड। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं सार्वगुणज पे या फिर कॉमन मल्टीपल्स पे। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि आखिर सार्वगुणज क्या होते हैं या फिर कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखिए ऐसे संख्याएं, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। दी गई संख्याओं के गुणजों में से वह गुणज जो सभी दी गई संख्याओं का गुणज हो सार्वगुणज कहलाता है। अच्छा, आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एक उदाहरण लेके देखते हैं। इस उदाहरण को बाद में देखेंगे, पहले एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक संख्या दी गई है 3 और दूसरी संख्या दी गई है 8 और मुझसे पूछा, अच्छा जिस भी बच्चे ने अनम्यूट किया है हम आपको म्यूट पे रखेंगे। हर्ष हर्ष सौदा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। यस, तो हमें मान लीजिए दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 8, तो मुझे इनके सार्वगुणज निकालने हैं। सार्वगुणज से मेरा क्या मतलब है, सार्वगुणज से मेरा वह मतलब है कि ऐसी संख्या जिसमें कि इन दोनों ही संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि 3 का भी भाग चला जाए और 8 का भी भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या को मैं इन दोनों का ही सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल बोलूंगा। अब ऐसी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे सिंपल जो मेथड होता है सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल निकालने का, आप दोनों ही संख्याओं के टेबल्स या फिर पहाड़े बोल के देखिए। तो चलिए देखिए, इसका पहाड़ा बोलते हैं 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छिंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27 और 3 दाई के 30। 30 को मैं ऊपर लिख रहा हूं। अभी इसी प्रकार से हम 8 का भी पहाड़ा बोल के देखते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 और 8 पंच 40। आगे तक इसका भी इसी प्रकार से पहाड़ा लिख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है जो कि दोनों में ही कॉमन है। तो देखिए 24 यहां भी आ रहा है और 24 यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब 24 हमारा पहला इसका सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल हो गया है। अब आप अपने उत्तर का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे या फिर उत्तर को चेक कैसे करेंगे, तो आप देखिए इस 24 में दोनों ही संख्याओं का 3 का भी और 8 का भी भाग देके देख सकते हैं। दोनों ही संख्याओं का 24 में भाग चला जाएगा, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अच्छा, अब एक तो मेरा सार्वगुणज हो गया है 24, अभी मुझे निकालना है कि दूसरा सार्वगुणज बताइए। तो देखिए मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों के पहाड़े ही नहीं लिखूंगा आगे तक, अब मैं क्या करूंगा सीधा 24 का पहाड़ा ही लिख दूंगा, क्योंकि 24 मेरा एक सार्वगुणज आ गया, तो इसके जो भी मल्टीप्लाई में आएगा वो सभी ही सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल होंगे।
जैसे 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72। तो ये सारे मेरे सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी संख्याओं का सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल निकालना है उनका पहाड़ा लिखना है, उनमें जो भी कॉमन नंबर होगा वह आपका सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए ये उदाहरण देखते हैं जल्दी से। अभी हमसे क्या बोला गया है, 4 और 6 के सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। तो हमने 4 का पहाड़ा लिखा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और इसी प्रकार से आगे तक लिखा। फिर हमने 6 का पहाड़ा लिखा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और इसी प्रकार से आगे तक। तो हमने देखा सबसे पहला 12 दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ आ रहा है। तो उसका मतलब पहला हमारा सार्वगुणज क्या हो गया, 12 हो गया है। फिर इसके बाद मुझे पहाड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट 12 का ही पहाड़ा लिख सकता हूँ। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36 इत्यादि। तो ये हमारे सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो देखिए इस पूरे ही टॉपिक में हमने 3 चीजें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं। फिर हमने देखा प्राइम फैक्टर्स को निकालने के बाद सार्वगुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं। और फिर हमने अभी देखा कि सार्वगुणज या फिर कॉमन मल्टीपल्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो आपको तीनों ही चीजें निकालनी आनी चाहिए, और इन सभी में से भी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको आने ही आने चाहिए। चलिए अभी जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको यह पूरा टॉपिक क्लियर है, तीनों चीजें जो आपको बताई गई हैं वह आपको समझ में आई। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणज और प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यह समझ में आया, तो अभी क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 49, बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, 1 मिनट है आपके पास, ध्यान से सॉल्व करें और सभी बच्चों को सॉल्व करना है। मैंने देखा है पिछले क्वेश्चन में काफी कम बच्चों का उत्तर आया है, तो सभी बच्चों को सॉल्व करना है। और अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे आंसर करने की। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। 18 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभी आपको सिखाया गया है कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। देखिए काफी बच्चे हो सकता है इसको गलत करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है आपको। चलिए 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। अभी भी 3 से 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 4-5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है, हमने अभी इससे टफ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अच्छा चलिए काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं वैसे अभी धीरे धीरे, तो 10 सेकेंड और वेट करते हैं, 10 सेकेंड और वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1।
टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है टाइम की कमी की वजह से, तो अभी वो कमेंट में आंसर कर सकता है। चलिए तो अभी हमें किसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं? 18 के। तो देखिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या गुणा करने पे हमें मेन संख्या प्राप्त हो रही है क्या? तो 9, 2 गुणा 9 इसमें भी 18 आएगा। 2 गुणा 3 6 और 6 गुणा 3 इसमें भी 18 आएगा। 3 गुणा 6 इसमें भी 18 आएगा और 1 गुणा 18 इसमें भी 18 आएगा। तो इसका मतलब गुणा करने पे तो मुझे सभी में ही 18 प्राप्त हो रहा है। अभी देखिए मुझे क्या दिया गया है, मुझे ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए ऑप्शन ए में मैं देखता हूं तो 2 तो मेरा अभाज्य है या फिर प्राइम नंबर है, लेकिन 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन ए मेरा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जो खंड है या फिर जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम यानी कि अभाज्य नहीं है। फिर मैं देखता हूं ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में 2 है और 3 है, और मैं जानता हूं दोनों ही जो होते हैं 2 और 3 वो अभाज्य होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में देखिए 3 तो अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी मेरा उत्तर नहीं होगा। और ऑप्शन डी में भी अगर मैं देखूं तो इसमें एक भी अभाज्य नहीं है और 18 भी अभाज्य नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे या फिर आप इसे करके भी देख सकते हैं जल्दी से। 18 है, सम संख्या है, तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 9 18। फिर हम 3 का भाग देंगे, 3 3 9। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 1 3। चूंकि यहाँ पे अभी 1 आ गया है तो हमारा उत्तर क्या होगा, इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन 49 का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इस बार हमें 70 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। इसके लिए भी आपके पास 1 मिनट है। इसके लिए भी 1 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। अच्छा देखिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए टाइम कम पड़ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में आप लिख सकते हो। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 से 3 बच्चे हैं जो कि आंसर नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 70 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70। स्टेप बाय स्टेप चलना है, देखना है भागफल आने के बाद कि इसमें और किस संख्या से भाग दिया जा सकता है जो कि अभाज्य है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। ध्यान से सॉल्व करना है। अच्छा चलिए 1 मिनट और वेट करते हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, लेकिन आप ध्यान से सॉल्व कीजिए और सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर्स किए हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 20 सेकेंड, जल्दी से आंसर करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो देखिए हमें 70 के बाद जो गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इस बार हम ऑप्शंस की सहायता से चलते हैं। तो देखिए 2 गुणा 5 किया, 5 दूनी 10 और 10 गुणा 7 70। तो हमारा उत्तर क्या आया? 70। फिर इसमें देखते हैं 2 गुणा 3 6 और 6 गुणा 5 30, तो 6 पंज 30 आया इसमें। इसमें देखते हैं 2 गुणा 3 6, 6 पंज 30 और 30 का गुणा जब आप 7 से करेंगे तो इसमें आएगा 210। फिर इसमें देखते हैं 3 गुणा 5 15 और 15 का गुणा 7 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 5 65, 15 पड़ी 75, सॉरी 15 छिकी 90 और 15 सत्ता 105। तो ये हमारा आएगा 105, यानी कि किसी में भी गुणा करने पे 70 नहीं आ रहा है सिवाय ऑप्शन ए के। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। और हम देख भी लेते हैं कि 2, 5 और 7 तीनों ही संख्याएं क्या है? तीनों ही संख्याएं यह है अभाज्य है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और इसको वैसे भी निकाल के देख लेते हैं हमारे मेथड से। तो देखिए 2 का भाग दूंगा सबसे पहले, तो यह जाएगा 70 में 35 बार। फिर से मैं क्या करूंगा, फिर मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 7 35। अच्छा 3 का भाग नहीं जाएगा, आप देख के देख लेना, 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर हम 5 का भाग देंगे, 4 का नहीं देंगे क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 का भाग देंगे तो 5 7 35। फिर 7 आया है तो 7 में भी 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग नहीं जाता है और 5 का भाग नहीं जाता है। 6 का भाग देंगे नहीं, वैसे जाता भी नहीं है और 6 अभाज्य संख्या भी नहीं है। फिर भाग देंगे हम 7 का, तो 7 एकम 7, भागफल 1 आ गया है, तो इनका मल्टीप्लाई या फिर गुणा करने पे हमें हमारा उत्तर प्राप्त होगा 2 गुना 5 गुना 7। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। चलिए सभी बच्चे अभी कमेंट करके बताएंगे क्या आपको प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्लियर है? सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अनम्यूट करके पूछ सकता है या फिर कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर कोई डाउट नहीं है तो हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एलसीएम एंड एचसीएफ, लेसे और मैसे। तो देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें भी दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एलसीएम है यानी कि लेसे है। तो यह आपको हर हालत में निकालना आना ही चाहिए, तो सभी ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैसे यानी कि महत्तम समापवर्तक। अच्छा इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं और शॉर्ट में हिंदी में इसे मैसे लिखते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा अब देखिए ये होता क्या है, जो हमने सार्व गुणनखंड निकाले हैं, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के यदि हम सार्व गुणनखंड निकालते हैं तो उन सार्व गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा महत्तम समापवर्तक या फिर मैसे होगा। देखिए नाम से भी पता लग रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते थे? सार्व गुणनखंड। और हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। इसका मतलब जो भी हमारा सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा वह हमारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो चलिए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है हमारा 24 और 36 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सबसे पहले तो आपको इनके प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो मैं 24 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं सबसे पहले। तो देखिए 24 में मैं भाग दूंगा 2 का, क्योंकि सम संख्या है। सम संख्या में सबसे पहले हम किस अभाज्य संख्या का भाग देते हैं? 2 का। तो देखिए 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा?
12। फिर सम संख्या है तो 2 का फिर से भाग देंगे 6, फिर से 6 सम संख्या है, 2 का भाग देंगे 3, यहाँ पे 3 है, अब इसमें 3 का भाग देंगे तो यह आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 आ गया है तो हमारे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे 24 के गुणनखंड क्या होंगे या फिर प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी हम फाइंड आउट करते हैं 36 के फैक्टर्स, 36 के प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए क्योंकि यह एक इवन नंबर है 36, तो इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 18, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 9, फिर 9 क्योंकि एक हमारा इवन नंबर नहीं है, एक ऑड नंबर है, तो इसमें किसका भाग देंगे, इसमें हम 3 से डिवीजन करेंगे। तो 3 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बार, क्योंकि 3 3 जार 9 होते हैं। फिर 3 आया, 3 का 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो हमने क्या करा, ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करी कि हमने जो भी संख्याएं दी गई हैं उन्हें हमें प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया है। अभी सेकंड स्टेप या फिर एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो देखिए कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। 2 एक तो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा यह है, तो इसको लिख लेते हैं 2। एक कॉमन फैक्टर हमारा ये 2 भी हो गया है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 2। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं तो एक कॉमन फैक्टर हमारा आ गया है 3, तो इसको भी लिख लेते हैं इंटू 3। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 विल बी आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF, और अगर मैं हिंदी में कहूँ तो महत्तम समापवर्तक या फिर मेसक। तो इस प्रकार से हम मेसक को निकाल सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि तो यही सेम थी, उसके बाद बस एचसीएफ में आपको सारे ही कॉमन फैक्टर्स को लेना है, जो भी कॉमन फैक्टर है उनको आपस में गुणा करके आप मेसक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के, क्या सभी बच्चों को क्लियर है मेसक किस प्रकार से निकाला जाता है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। यस, राका की आईडी से जो भी स्टूडेंट है आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या, अगर कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं है, वेरी गुड। चलिए तो इस प्रकार से तो हमारा देखिए मैं से ज्ञात हो गया है, इस प्रकार से हम मैं से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। दोनों स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप में हमने क्या किया, दोनों के अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स निकाले, और स्टेप 2 में हमने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया है। चलिए अभी हम क्वेश्चन 2 उदाहरण 2 सॉल्व करते हैं, यह आपको सॉल्व करना है, आप इसे सॉल्व करेंगे उदाहरण 2 को। अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसे आधा लिख देता हूं। अभाज्य गुणनखंड आपको दिए गए हैं, आपको बस में से ज्ञात करना है। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका में से यानी कि HCF ज्ञात करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इस बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में सीख लिए हैं, तो मैं आशा करता हूं आपको आते ही होंगे, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड आपको लिख के दिखा दिए गए हैं। अभी आपको क्या करना है, इनका में से ज्ञात करना है, यानी कि HCF फाइंड आउट करना है। तो सभी बच्चे जल्दी से इनका HCF फाइंड आउट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे 12, 16 और 28। पिछले क्वेश्चन या फिर पिछले उदाहरण में हमें 2 संख्याओं का में से ज्ञात करना था, इस बार हमें तीनों संख्याओं का में से ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, आप क्योंकि देखिए टाइम जो लगता है वो मेनली अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स निकालने में लगता है। अभी प्राइम फैक्टर्स या फिर अभाज्य गुणनखंड आपको निकाल के दे दिए गए हैं, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, 12। चलिए देखते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आपका उत्तर लिख सकते हो, HCF क्या आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या आया है। और कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा किसी दूसरे बच्चे का आंसर, आपका ईमानदारी से जो भी आंसर आ रहा है आप वह लिख सकते हो। जो भी आपका ईमानदारी से आंसर आए वो लिखना है, चाहे 12 आए, 16 आए, 20 आए, कुछ भी आए, तो आप ईमानदारी से वो आंसर लिखेंगे। चलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही रखा है। हमें 12 के बाद जो गुणनखंड लिखे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 का लिखे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 28 के लिखे हैं 2 गुणा 2 गुणा 7। अब देखिए, आपको दो या दो से अधिक जितनी भी संख्याएं दी जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, और मुझे इन तीनों का क्या निकालना है, HCF। जब मुझे दो संख्याओं का HCF निकालना था, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, तो मैंने दोनों संख्याओं में कॉमन देखा था। यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया था तो दोनों संख्याओं में कॉमन देखा था, यहाँ पे भी 2 दोनों संख्याओं में था, और यहाँ पर भी 3 दोनों संख्याओं में था। तो इसका मतलब अभी अगर मुझे 3 संख्याओं का HCF निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तीनों संख्याओं में कॉमन देखूंगा, या फिर तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ देखूंगा। तो देखते हैं तीनों संख्याओं में क्या आता है। देखिए 2 2 2, यह तीनों ही संख्याओं में है, तो एक तो हमारा क्या आ जाएगा HCF, एक तो हमारा HCF में यह 2 आ जाएगा यहाँ से, गुणा, फिर देखिए यह 2 2 2, यह भी तीनों ही संख्याओं में है, तो एक 2 यहाँ से आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 2 है और दोनों में तो संख्याएं ही नहीं है, इसका मतलब वहां भी कुछ और कॉमन नहीं है। इसका मतलब इस 2 और इस 2 के अलावा कोई और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों संख्याओं में, तो यही मेरा क्या होगा, HCF होगा। इसका मतलब 2 गुणा 2, 4 मेरा इस क्वेश्चन का HCF या फिर में से या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, जितनी भी संख्याओं का में से निकालने के लिए कहा जाए, कॉमन फैक्टर हम उतनी सभी संख्याओं में से निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा, इसका हमारा उत्तर होगा 4, यानी कि 4। चलिए अभी एक क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। 1 मिनट है आपके पास, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। आपको दो उदाहरण कराए गए हैं इसीलिए, जिससे कि आप मेन क्वेश्चंस में गलती ना करो। क्वेश्चन नंबर 51, 8 और 12 का में से ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दी से, लेकिन ध्यान पूर्वक, कोई भी बच्चा जल्दबाजी में गलती नहीं करेगा। जल्दी से सॉल्व करें। सबसे पहले दोनों के आप अभाज्य गुणनखंड या फिर प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स में से आप कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और HCF ज्ञात करेंगे। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, जिससे कि आपको हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर आपको एक छोटी संख्याओं के लिए, छोटी संख्याओं में आप बार बार गुणनखंड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक सॉल्व करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं।
चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। 20 सेकेंड। 10, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी आप, पोल बंद हो गया है, अभी आप चाहें तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन वही बच्चे करें, वही स्टूडेंट करें जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं। देखिए 8 के बाद जो गुणनखंड निकालता हूं सबसे पहले, 8 क्योंकि सम संख्या है तो 2, 2 का भाग क्या दूंगा तो 4 बार जाएगा, फिर 4 में फिर से 2 का भाग दिया तो 2 बार, फिर से 2 का भाग दिया तो 1 बार, क्योंकि यहाँ 1 आ गया है तो 8 के बाद जो गुणनखंड क्या होंगे, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर किसके निकालूंगा, 12 के, तो 12 के बाद जो गुणनखंड अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, 2 का भाग दूंगा 6 बार, फिर 2 का भाग दूंगा तो 3 बार, फिर 3 का भाग दूंगा तो 1 बार। 1 आ गया है तो 12 के बाद जो गुणनखंड क्या होंगे, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मुझे क्या निकालना है, HCF। तो HCF कैसे निकालूंगा, दोनों दो संख्या है तो दोनों ही संख्याओं में कॉमन देखूंगा इस बार। तो देखिए एक तो यह 2 कॉमन आ गया है और एक मेरा यह 2 कॉमन आ गया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब यह कॉमन या फिर उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ से 2 लिया एक, गुणा एक यहाँ से 2 लिया, तो 2 इंटू 2 4। तो ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी आपको क्लियर है मैं से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, दो या फिर दो से अगर आपको अधिक संख्याएं भी दी गई हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, फिर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप एक नाम को याद रखिए, HCF। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लिख भी देता हूं, हाईएस्ट, C से कॉमन और F से क्या है, फैक्टर। तो आपको जो भी संख्याएं दी गई हो, मान लीजिए 8 और 12, 8 और 12, तो आप मन ही मन में ऐसे सोचें जिसका कि दोनों ही संख्याओं में भाग चला जाए, यानी कि ऐसी संख्या जिसका 8 और 12 में भाग चली जाए तथा वह बड़ी से बड़ी हो, यानी कि वो संख्या हाईएस्ट होनी चाहिए जिसका कि 8 और 12 में भाग चला जाए। तो देखिए मैं देखता हूं सबसे पहले तो 1 है, तो 1 का भी दोनों में ही भाग चला जाएगा, तो एक तो हो गई 1। फिर मैं देखता हूँ 2, 2 का भी दोनों में ही भाग चला जाएगा, 8 में भी और 12 में भी, तो एक तो एक हो गई हमारे पास 2। फिर क्या हो गई है, 3 का दोनों में भाग नहीं जाएगा, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। फिर किसका भाग चला जाएगा, 4। तो देखिए 4 का भाग में देखे देखता हूँ, 4 का 8 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा, तो 4 भी हो गई है। 4 के बाद और मैं कोशिश करता हूँ क्या कोई बड़ी संख्या है, तो हम देखते हैं 5। तो 5 का मैं भाग देके देखता हूँ, तो 5 का भाग ना 8 में जाएगा ना 12 में जाएगा। फिर मैं 6 का भाग देके देखता हूँ, तो 6 का भाग ना 8 में जाएगा 12 में चला जाएगा, तो 8 में नहीं जाएगा 6 का भाग, तो 6 भी नहीं होगी। 7 का भाग देके देखता हूँ, 7 का भाग 8 में भी नहीं जाएगा और 12 में भी नहीं जाएगा, तो 7 भी नहीं होगी। फिर मैं देके देखता हूँ 8, 8 का भाग 8 में तो चला जाएगा लेकिन 12 में नहीं जाएगा, तो मैं 8 को भी कैंसिल कर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हम कहाँ तक जाएंगे आगे तक, तो देखिए आपको जो भी इन सब में से छोटी संख्या हो ना, बस वहीं तक ही जाना है। क्योंकि अगर अब मैं 9 का भाग देके देखता हूँ तो 9 या फिर 8 से कोई भी बड़ी संख्या हो तो उसमें तो 8 का भाग जा ही नहीं सकता। 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी का भी भाग 8 में नहीं जाएगा। तो आपको बस छोटी से छोटी संख्या तक चेक करना है जल्दी से, और आप वो देख के भी बता ही सकते हो। देखिए 8 और 12 है, 8 और 12 को देख के बता सकते हैं, 2 का भी भाग चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा। 4 से ऊपर आप 6 के लिए और कोशिश करके देख लीजिए, 6 का भाग नहीं जाएगा, तो 4 आपका HCF होगा, 4 आपका SCF यानी कि में से होगा। इस प्रकार से अगर आप मन ही मन में सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर देखते हैं जो हमने पिछले उदाहरण देखे हैं, 12, 16 और 28। तो मैं सबसे पहले 2 का भाग तो देखिए चला ही जाएगा, सभी में 2 का भाग तो चला ही जाएगा क्योंकि तीनों ही सम संख्याएं हैं।
अभी 3 के अलावा मैं 4 का भाग देके देखता हूँ, क्योंकि 3 का भाग 16 में नहीं जाएगा। 4 का भाग देके देखता हूँ तो देखिए 4 तिया 12 होता है, 4 चौके 16 होता है और 4 सत 28 होता है, तो इसका मतलब 4 का भी भाग चला जाएगा। फिर मैं देके देखता हूँ 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग 16 में नहीं जाता है, 7 का भाग भी 16 में नहीं जाएगा, 8 का भाग 12 में नहीं जाता है, 9 का भाग 12 या 16 में से किसी में नहीं जाता है, 10 का भाग नहीं जाता है, 11 का भी भाग नहीं जाता है, 12 का भाग 16 में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि देखिए हम 12 तक पहुंच गए हैं, 12 सबसे छोटी संख्या है, 12 सबसे छोटी संख्या है, 12 तक पहुंच गया हूं, तो इसका मतलब मेरी सबसे बड़ी संख्या क्या आई, जिसका कि इन तीनों ही संख्याओं में भाग जा रहा है, 4। तो इसका मतलब 4 मेरा HCF होगा। तो इस तरीके से आप मुंह जबानी या फिर मन ही मन में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आपको यह ट्रिक समझ में आई। देखिए अगर किसी बच्चे को नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल हमारे अभाज्य गुणनखंड का जो मेथड होता है उसके द्वारा आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई है, अच्छा ये देखिए ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन HCF की यही होती है, हमने डेफिनेशन को अच्छे से समझा है। तो अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमारा जो वो क्वेश्चन था वो आपको एज ए होमवर्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 एज ए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट। सर यस सर हमारा कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा है। अच्छा आपका कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा है, अभी एक बार करके देखिए। कमेंट बॉक्स वैसे चलना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपका कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा है तो हो सकता है आपके नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे अच्छे। तो अगर कोई बात है तो आप मुझे यही बता सकते हैं। नो सर कोई बात नहीं है, बस यस सर सर और नो सर देना। ओके ठीक है। चलिए तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, फिर हम हमारे आज की क्लास को खत्म करते हैं।